हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था। ठीक। फिर गैल्वेनिक सेल के बारे में हमने थोड़ा और डिस्कस किया था। उसमें हमने गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन, फिर किस तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं तो बताया था मैंने था स्पॉन्टेनियस और रिडॉक्स रिएक्शन। फिर मैंने एक डिफरेंस बताया था कि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का क्या डिफरेंस होता है। और फिर मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल आपको बताया था, जिसमें एक एनोडिक हाफ सेल था और एक कैथोडिक हाफ सेल था। एनोडिक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा था और कैथोडिक हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा था। और कंप्लीट सेल को करने के लिए फिर इन दोनों हाफ सेल को हमने एक वायर से कनेक्ट किया था और लास्टली हमने साल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया था। फिर साल्ट ब्रिज क्या होता है, साल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या होते हैं और साल्ट ब्रिज के अंदर कौन से इलेक्ट्रोलाइट लें, क्या उसकी कंडीशन होगी, इन सब बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो एक थ्योरेटिकल पार्ट था और इम्पॉर्टेंट पार्ट था। तो आई होप कि आप लोगों ने ये सब कवर कर लिया होगा। ठीक है। आज जैसे उसमें क्या था, इलेक्ट्रोड थे, एक एनोड था और एक कैथोड था। कैथोड क्या था, जहाँ पे रिडक्शन होता है, और एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड की। तो जब इलेक्ट्रोड की बात अब स्टार्ट हो ही गई इस टॉपिक में, तो लेक्चर 2 में जो हमारा पूरा फोकस है वो है इलेक्ट्रोड से उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। तो हम लोग इस पूरे टॉपिक में आज लेक्चर 2 जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में ही पूरा डिस्कशन है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसको डिफाइन करने के लिए एक छोटी सी हम लोग पहले क्या करते हैं, एक बात पढ़ते हैं। तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे क्या कि वेन एवर एनी मेटल रॉड इज डिप्ड इनटू द solution of its own ion, then depending upon the magnitude of two opposite tendency, एक का नाम क्या है भाई, सोल्यूशन प्रेशर, और दूसरे का नाम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, अगर सिंपल सिम बात करें तो ये बात कह रहा है कि अगर ये कंटेनर है और इसके अंदर क्या है, कोई सोल्यूशन है, मान ली मेटल Mn प्लस का, और इसके अंदर हमने जो एक रॉड डाल दी उसी मेटल की, यानी कि मेटल रॉड को उसी के सोल्यूशन में क्या कर दिया बेटा, हमने डिप कर दिया। तो डिप करने के बाद यहाँ पे दो अपोजिट चांस हैं। ठीक है ना, दो चांसेस हैं। क्या क्या, मतलब देयर आर सम केसेस जिसमें क्या आता है, दो अपोजिट टेंडेंसी को डिसाइड करते हैं। एक होता है सोल्यूशन प्रेशर और एक क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इनके कारण क्या है, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि हो सकता है कि मेटल वेट ऑफ रॉड का वेट क्या हो जाए, बढ़ जाए, या हो सकता है रॉड का वेट घट जाए, या हो सकता है रॉड का वेट में कोई चेंज ना आए। तो तीन कंडीशन हो सकती हैं कि जो रॉड का वेट है या तो बढ़े या तो घटे या तो उसमें कोई बदलाव ना आए। सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि ये सोल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर पहले क्या है। सोल्यूशन प्रेशर बेटा क्या है, व्हाट इज सोल्यूशन प्रेशर, सिंपल आप इसको समझिए, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू आयन, है ना। कि जो मेटल है, मेटल सॉलिड है और वो क्या हो जाए, मान लो कि N+ यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक्वस यानी कि आयन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो मेटल है वो उस आयन में कन्वर्ट हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं सोल्यूशन प्रेशर। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोल्यूशन प्रेशर, मेटल कन्वर्ट इनटू आयन। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या बेटा, कि टेंडेंसी ऑफ आयन टू कन्वर्ट इनटू मेटल, यानी कि इस केस में क्या है कि मेटल का आयन है सोल्यूशन में, समझ में रहे हैं, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या हो गया, मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, सिंपल इस केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दूसरे केस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिर से अगेन आते हैं, क्या बोल रहा है कि जब मेटल को, सॉलिड को उसी के आयन में हम क्या करेंगे, जब डिप करेंगे तो दो ऑप्शन है, या तो सोल्यूशन प्रेशर या तो ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी इसका मतलब क्या है कि दो चॉइस है, या तो मेटल आयन में कन्वर्ट होगा
या तो मेटल आयन में कन्वर्ट होगा या तो आयन मेटल में कन्वर्ट होगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। मेटल अगर आयन में कन्वर्ट होगा उसी का नाम है सोल्यूशन प्रेशर, और आयन अगर मेटल में कन्वर्ट होगा तो उसका नाम क्या रख दिया मैंने, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अब उस केस में क्या है कि अगर मेटल, तो उसी केस में 3 है कि या तो रॉड का वेट बढ़ जाएगा या तो रॉड का वेट घट जाएगा या रॉड का वेट क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा एक बात। अब वही 3 केस जो है उन 3 केस को हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। पहला केस क्या है जिसमें सोल्यूशन प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, केस 1, और इसमें वेट घटेगा। क्यों घटेगा ये वेट क्यों घटेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्या है, अगर सोल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ क्या होने वाला है, जो मेटल है भाई वो मेटल के आयन में क्या होने वाला है, कन्वर्ट होने वाला है। यही तो होने वाला है केस 1 में। तो जायज़ बात है मेटल आयन में डिज़ोल्व होगा, यानी कि मेटल का अमाउंट क्या होगा, मेटल सॉलिड होता है, आयन क्या होता है, एक्वस फॉर्म में होता है। तो मेटल डिज़ोल्व होगा। ये क्या है, इस केस में क्या होगा बेटा, मेटल डिज़ोल्व हो रहा है। तो मेटल डिज़ोल्व होगा तो जाहिर सी बात है कि मेटल का वेट क्या होगा, कम होगा। तो केस 1 सिंपल आप ऐसे समझिए, केस 1 में वेट कम हो रहा है। अब इस केस में क्या होगा, जो पहला चीज़ वही है, इन दिस केस मेटल हैज़ हाई टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू आयन। तो ये वही हो रहा है। ऐसा होगा तो जब मेटल आयन में कन्वर्ट होगा तो जाहिर सी बात है वेट बेटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, वेट कम हो रहा है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस तक इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, एनोड। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसका नाम क्या होता है, एनोड। तो इसी इलेक्ट्रोड का नाम क्या है, एनोड है। तो एनोड में क्या होता है बेटा, यही बोला था मैंने डेफिनेशन में, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो या तो इलेक्ट्रोड क्या हो सकता है, एनोड हो सकता है जिस पर ऑक्सीडेशन होगा। और ऐसा होगा तो ये लास्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रोड निगेटिव और पॉजिटिव कैसे है वो मैं कैसे बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंटेनर है, ध्यान दीजिएगा, और इसके अंदर क्या है, हमने सोल्यूशन डाल दिया। अब इसके अंदर हमने एक रॉड डाल दिया M, और इसके अंदर जो सोल्यूशन है उसमें आयन क्या है, Mn+। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि M जो है Mn+ में कन्वर्ट हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। ये आपका सॉलिड है और ये बेटा आपका एक्वस है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे क्या होगा, ये जब मेटल आयन में जाएगा तो मतलब यहाँ क्या होगा, यानी सोल्यूशन में आप ये समझिए कि सोल्यूशन में Mn+ यानी कैटायन का कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रैप होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो मेटल पे रहेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रैप होगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे निगेटिव चार्ज हो जाएगा और सोल्यूशन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, मेटल आयन में भी कन्वर्ट हो रहा है और आयन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, बट मेटल की आयन में कन्वर्ट होने की चांसेस क्या ज़्यादा है। बट आपको पता है हर एक प्रोसेस इक्विलिब्रियम अचीव करता है। तो फाइनली क्या है, जब ये क्या अचीव कर लेगा बेटा, इसने क्या अचीव कर लिया, व्हेन इट अचीव इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या कर लिया, इसने अचीव कर लिया, यानी सिस्टम क्या, यही रिएक्शन है, बट अब रिएक्शन क्या अचीव कर चुका है, इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया है। तो इक्विलिब्रियम अटेंड करने से क्या होगा कि जो तुम्हारा सोल्यूशन है उस पर तो क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो आपका क्या है, ये मेटल है, उस पर इलेक्ट्रॉन चूंकि कैप्चर हो रहा है तो इस पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है ना। और चूंकि ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये इलेक्ट्रोड है और एक हाफ इलेक्ट्रोड है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, वही AHC, नाम याद रहा होगा, एनोड हाफ सेल। तो ये बेसिकली क्या, एनोड हाफ सेल है, यानी कि एक ऐसा मैंने इलेक्ट्रोड की बात किया जिसमें नेट क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है कि उसको एनोड बोलेंगे, और इसमें मास क्या हो रहा है, लूज कर रहा है।
तो ये हो गया केस 1। ओके, और देखें यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर क्या एक पॉजिटिव लेयर और निगेटिव लेयर क्या हो गई, सेपरेट हो गई है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एट इक्विलिब्रियम क्या हो गई है कि पॉजिटिव और निगेटिव लेयर क्या हो गई है, सेपरेट हो गई है। मीन्स इनके बीच में क्या हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, क्रिएट हो गया है। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये भी आगे आएगा, समझ में आ रहा है। दूसरा केस, बिल्कुल केस सेकंड वैसा ही है कि इसमें क्या होगा, उल्टा काम होगा। क्या होगा बेटा कि मेटल आयन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल सॉलिड बनाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो इस पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और एक चीज़ जो यहाँ गलत है, रिडक्शन में क्या होगा बेटा, वेट इंक्रीज करेगा, क्योंकि आयन क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। यहाँ पर मेटल क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, वेट बढ़ेगा। तो इन दिस केस मेटल आयन हैज़ टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू मेटल। पहली बात ये। दूसरा, वेट ऑफ रॉड क्या हो रहा है, वेट ऑफ रॉड क्या होगा बेटा, नॉट डिक्रीज। क्या लिखना है यहाँ पर, वेट ऑफ रॉड इंक्रीजेस, कि वेट ऑफ रॉड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और ऐसे इलेक्ट्रोड का नाम क्या है, कैथोड। कैथोड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन होता है। तो जहाँ रिडक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और यहाँ जो सोल्यूशन होगा वो निगेटिव होगा और इलेक्ट्रोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे ऊपर वाले में सोल्यूशन क्या है, देखिए पॉजिटिव है और इलेक्ट्रोड क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो निगेटिव इलेक्ट्रोड ही क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। ओके, यहाँ तक। तो ऐसे भी यहाँ पर वही काम होगा। ये सिंपल एक कंटेनर ले लीजिए आप, इसमें क्या है, सोल्यूशन है इसका Mn+ का, और इसके अंदर एक राड क्या कर दीजिए आप, टिप कर दीजिए, जिसमें M है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, मेन क्या है कि जो मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल डिपॉजिट हो रहा है। तो वेट जाहिर सी बात है क्या है इस केस में, वो तो बढ़ना ही है। और ये प्रोसेस क्या है, दिस इज द रिडक्शन। तो क्या होगा, तो इस केस में Mn+ सोल्यूशन में जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, सोल्यूशन जो होगा उसमें निगेटिव आयन्स बढ़ जाएंगे। सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, निगेटिव आयन्स बढ़ जाएंगे। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन कर रहा है। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन जब क्या होगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएगा, यानी कि मेटल पे क्या आएगा बेटा, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम, जब कुछ समय बीतेगा ये प्रोसेस होते होते, और ये क्या करेगा, व्हेन इट अटेंड व्हाट, इट अटेंड इक्विलिब्रियम। जब ये इक्विलिब्रियम क्या कर लेगा बेटा, ये इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा। तो जब इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा तो उस केस में क्या कंडीशन होगी, अगेन यहाँ पर चार्ज का क्या आएगा, सेपरेशन आएगा। कैसे, कुछ इस तरीके से कि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सोल्यूशन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि मेटल आयंस क्या हैं, वो कम हो रहे हैं। तो अगेन देखिए यहाँ पर एक लेयर क्या हो गई, सेपरेशन आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव एक सेपरेशन आ गया। ठीक है, यहाँ तक है। तो ये आपका क्या हो गया, तो यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये क्या है, ये भी एक हाफ सेल है, इसका नाम याद करिए CH3, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, कैथोड हाफ सेल। तो एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल वहाँ पढ़ चुके हैं। तो फिर यहाँ से वो चीज़ देख रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रोड क्या है यहाँ पर, पहला वाला केस एनोड का था, एनोडिक हाफ सेल, और दूसरा वाला केस किसका बन गया, कैथोड का, कैथोडिक हाफ सेल। ठीक है, तीसरा केस जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर और सोल्यूशन प्रेशर क्या हो, दोनों ही बराबर। जब दोनों ही बराबर हो तो दोनों ही की समान टेंडेंसी होगी मतलब कि मेटल आयन की मेटल में कन्वर्ट होने की और
मेटल की मेटल आयन में कन्वर्ट होने के लिए। तो यानी कि यहाँ मास में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, तो इस केस में वेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो नो चेंज इन वेट, हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये सिर्फ क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सिर्फ इसमें होता है। और इनफैक्ट इस इलेक्ट्रोड का एक नाम क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड इसलिए नाम है कि ये इलेक्ट्रोड डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल जो खूब यूज करने वाला इनर्ट इलेक्ट्रोड वो क्या है, प्लैटिनम। इस चैप्टर में प्लैटिनम खूब यूज होगा। तो सिंपल सी बात करें तो यहाँ पर मेटल रॉड को हमने इसके सोल्यूशन में डिप किया तो क्या है, दो अपोजिट टेंडेंसी यानी सोल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि मेटल आयन में कन्वर्ट होना चाहता है या आयन मेटल में कन्वर्ट होना चाहता है, उसी बेसिस पर ये तीन केस बनेंगे, या तो रॉड का वेट बढ़ेगा या तो घटेगा या तो सेम रहेगा। तो इसी बेसिस पर एक एनोडिक हाफ सेल दिखा जिसका वेट घट रहा है, कैथोडिक हाफ सेल दिखा सेकेंड इसमें वेट बढ़ रहा है, और लास्ट है इनर्ट इलेक्ट्रोड जिसमें कोई भी वेट में चेंज नहीं होगा और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हेल्प करता है। और इसको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या, प्लैटिनम, जो खूब इस चैप्टर में इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में यूज होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल जो पहले जो दो केस थे उसमें हमने क्या देखा कि ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के बीच में चार्ज का सेपरेशन हो गया है। इसी का नाम है बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है कि इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही है केस 1 और केस 2 में, तो देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, कि चार्ज वहाँ सेपरेट हो रहा है कि इलेक्ट्रोड पे अलग चार्ज है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पे एक अलग चार्ज है। और ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन, इस चार्ज जब चार्ज का सेपरेशन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपको पता है ये फिजिक्स में खूब पढ़ते हैं, यानी कि वहाँ पर क्या हो गया, पोटेंशियल का डिफरेंस, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। तो जब दो डिफरेंट पोटेंशियल है तो बेटा उस वहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। और इसी डिफरेंस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो सिंपल क्या बोलेंगे, इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अब ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन के कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर रिडक्शन के कारण अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है तो नाम क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक टर्म क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आप एक डिफिनीशन समझ गए। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐसे मैं अब फिर से डिफाइन करूँ तो सिंपल क्या है कि इट इज़, एक लाइन में, इट इज़ potential difference between electrode and electrolytic solution। और ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक का नाम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक का नाम क्या बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या है, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो सिंपल ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफिनीशन है। थोड़ा सा मैंने विस्तार में ऊपर बता दिया कि आखिरकार ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, तो वो मैंने तरीका बता दिया। नहीं तो अगर सिंपल आप इतनी बात समझ रहे हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफिनीशन यही खत्म हो जा रहा है। इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में इसका नाम क्या पड़ जाता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन केस ऑफ रिडक्शन इट इज कॉल्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ गई। तो चाहे पूरी जो बात हमने स्टार्ट की थी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ से जनरेट होता है, तो वो मैंने पूरी बातें डिस्कस की। जो एक थ्योरेटिकल बात है समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और आई थिंक मैंने पूरा कोशिश किया इसको समझाने का। और फाइनली व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपके सामने है। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो कौन कौन से वो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं।
तो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो 3 फैक्टर हैं जिसमें पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। कि पहला तो इसी बात पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि मेटल और उसके आयन पे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपने Fe और Fe+2 लिया तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ अलग होगा। मेटल वही है लेकिन आयन Fe+3 ले लिया तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा, क्योंकि मेटल तो सेम है लेकिन मेटल के आयन्स क्या अलग अलग हैं। तो Fe और Fe+2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा बेटा, और Fe+3 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा। तो सेम मेटल है बट आयन चेंज कर दिया तब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। और अगर हमने मेटल ही चेंज कर दिया, मान लीजिए मैंने जिंक ले लिया, जिंक और Zn+2, तो इस केस में क्या हमने मेटल ही चेंज कर दिया। तो मेटल ही चेंज कर दिया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो डेफिनेटली क्या होगा, चेंज होगा। ओके, मेटल चेंज कर दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेफिनेटली चेंज होगा। और अगर मेटल सेम है लेकिन उसका आयन अगर डिफरेंट है तब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, दैट विल बी डिफरेंट। तो पहला समझ में आ गया। जैसे आपसे पूछ सकता है स्टूडेंट कि व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड, तो पहला ये। दूसरा फैक्टर बेटा कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कि अब आयन का कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे घटाएंगे तब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। और अगर गैस है, इन केस ऑफ गैस हम कंसंट्रेशन की जगह हम क्या यूज करते हैं, प्रेशर। सोल्यूशन है तो कंसंट्रेशन और गैस है तो हम प्रेशर लेते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है कि है ना, टेम्परेचर क्या है, जो रिएक्शन हो रहा है या जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसका टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो ठीक है बेटा, तो दिए जा 3 फैक्टर, पहला नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयन, और तीसरा टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये जो सेकेंड और थर्ड जो फैक्टर है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि पहला फैक्टर तो आप समझिएगा कि मेटल सेम है और आयन चेंज करेंगे तब भी चेंज कर जाएगा, और मेटल ही डिफरेंट है तब तो चेंज करना ही है। अब इस दोनों सेकेंड और थर्ड फैक्टर को एक फॉर्मूला वाइज रिलेट करते हैं कि हाउ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना चेंज या डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड द कंसंट्रेशन। तो अगला जो टॉपिक है वो हम लोग का यही है, दैट इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। और एक जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो लास्ट में फॉर्मूला वो इम्पॉर्टेंट है, बात मैं पूरी बता रहा हूँ, और जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैं फिर बताऊँगा, उनको आपको एज इट इज़ याद कर लेना है। और जो फॉर्मूला निकल कर आएगा उसका नाम है नस्ट इक्वेशन। तो लास्ट में फॉर्मूला आएगा, मैं आपको खुद बताऊँगा कौन सा फॉर्मूला आपको याद करना है। तो कुछ बातें जो यहाँ पर इस डेरिवेशन को करने के लिए थोड़ा मैं डिराइव कर रहा हूँ, तो कुछ बातें जो आपने थर्मोडायनेमिक्स में चैप्टर से मैंने बात लिया है, तो अगर थर्मोडायनेमिक इन बातों को आपको बस एज जो बता रहा हूँ बस याद रख लेना है, ठीक है ना। तो अगर थर्मोडायनेमिक्स आपने नहीं पढ़ा है तो जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या बता रहा हूँ। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इन एज अ फॉर्मूला बस याद रखिए, इससे आपका पूरा काम हो जाएगा। जैसे थर्मोडायनेमिक्स से क्या क्या बातें यहाँ पे हमको लेनी है। जैसे पहला एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। यहाँ डेल्टा जी क्या होता है, इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन एनी कंडीशन। तो ये डेल्टा जी होता है, क्या होता नहीं होता इसको छोड़िए, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, अगेन गिब्स फ्री चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन, है ना, कि कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, मतलब प्रेशर 1 atm होगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है अभी आगे डिस्कस भी होगी। बट ये क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे गिव फ्री एनर्जी का नाम डेल्टा जी स्टैंडर्ड है, डेल्टा जी नॉट है, और इसको बोलते हैं डेल्टा जी। इस फॉर्मूले में आर क्या है बेटा, वो तो गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा किस में लेंगे फॉर्मूले में, तो केल्विन स्केल में लेंगे। और ये जो क्यू है, क्यू तो है आप लोग जानते होंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में ये नाम लिया जाता है, इसको बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्शन कोशिएंट। तो ये रिएक्शन कोशिएंट है। तो एक तो हो गया पहला ये फॉर्मूला आपको याद रखना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। तो ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में हर एक टर्म का मतलब मैंने यहाँ आपको बता दिया। दूसरा जो क्या है कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है, जीरो होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं और थर्मोडायनेमिक्स का भी बात है कि डेल्टा जी फ्री गिव्स एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये याद रखिएगा कि ऐसा होता है,
क्यों होता है, दैट विल डिस्कस इन थर्मोडायनेमिक्स। और क्यू रिएक्शन कोशिएंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। के ई क्यू मतलब क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि ये चीज़ क्या है कि क्यू इक्वल टू के इक्विलिब्रियम कब होगा, एट डेल्टा जी जीरो मीन्स एट इक्विलिब्रियम। तो अगर ऐसा है एट इक्विलिब्रियम, हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू, यही तो इक्वेशन है। एट इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा जी बेटा जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग, ये क्या बन जाएगा, क्यू के इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी नॉट अपन क्या लिख देंगे, माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। तो ये एक रिलेशन आ गया, ठीक है ना, जो आगे भी आएगा, मान लीजिए इसको सेकेंड फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये क्या है, किसके किसके बीच में रिलेशन आ गया है, तो डेल्टा जी नॉट टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में एक नया रिलेशन आ गया। तो यहाँ देखिए डेल्टा जी नॉट टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम, तीन क्वांटिटी है, कोई भी दो देकर तीसरी चीज़ आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले को आपने देखा, सो एक पहला फॉर्मूला याद है, उसमें बस डेल्टा जी जीरो रख दिया, क्यू के इक्विलिब्रियम कर दिया, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है, ठीक। तीसरा जो है थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं कि जो ये भी याद रखना है कि यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम के द्वारा किया गया काम क्या होता है, तो वो होता है डिक्रीज इन फ्री गिव्स एनर्जी चेंज, यानी वही लिख रहा हूँ, डब्ल्यू यूजफुल मतलब कि यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम इज व्हाट, माइनस टाइम ऑफ डेल्टा जी। तो अगर इसको मैं तीसरा नंबर दे रहा हूँ, तो अभी एक फॉर्मूला ये भी आपको याद रखना है, सीधे फॉर्मूला याद रखिए कि यूजफुल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ डेल्टा जी। ये सारे थर्मोडायनेमिक, ठीक है ना, में पढ़ाए गए टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाए गए सारे टॉपिक है। अब उसके बाद से तो एक तीसरा फॉर्मूला ये हो गया। चौथा फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोलता है कि भाई जो यूजफुल वर्क है ना, तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल में किया तो मैं उसको इलेक्ट्रिकल वर्क भी बोल सकता हूँ। यूजफुल वर्क जो है वो क्या है, मान लो कि इलेक्ट्रिकल वर्क बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है, तो पर टका फिजिक्स में चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ओके। तो अगर इलेक्ट्रिकल यूजफुल वर्क इज अ इलेक्ट्रिकल वर्क, कोई कुछ वर्क डन है, तो वर्क कौन सा, इलेक्ट्रिकल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क को चार्ज इनटू पोटेंशियल मैं लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि हाँ, लेट एनएफ इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल हैविंग पोटेंशियल ई। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज कितना बेटा एनएफ, हो गया एनएफ इनटू पोटेंशियल ई। तो वर्क डन का ये फॉर्मूला, इसको आप अब चौथा नंबर दे दीजिए कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एफ ई। एन एफ ई, एन इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ इज द फेराडे, फेराडे आपको पता ही है, 1 फेराडे में 96,500 कूलम्ब होते हैं एक फेराडे में, ठीक है ना। फेराडे के बारे में भी मैं आपको 11th में मूल कॉन्सेप्ट में बता रखा था कि एक फेराडे में 96,500 कूलम्ब चार्ज होते हैं। और एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये चौथा फॉर्मूला याद रखना कि वर्क डन क्या होता है बेटा, तो याद रखेंगे जब वर्क डन निकालना होगा, सब अभी आगे आएगा। तो एन एफ ई, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ इज द 96,500 कूलम्ब। और ई के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं। और एक बोलेगा, कभी आपसे बोलेगा नहीं वर्क डन नहीं भाई, आप मुझे क्या बताइए मैक्सिमम वर्क डन। जब भी वो मैक्सिमम वर्क डन की बात रखिएगा तो आप ध्यान रखिएगा, तो यहाँ जो ई है वो क्या लेते हैं, ई नॉट। ई नॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड, और ई क्या एट एनी कंडीशन, तो एन एफ इंटू ई नॉट। तो अभी फिलहाल ये याद रखना है कि मैक्सिमम वर्क डन क्या होगा, तो ये फॉर्मूला 5वां एन एफ ई नॉट, ठीक है ना। तो डेल्टा जी क्या पढ़ रखा है बेटा, डेल्टा जी इज माइनस टाइम ऑफ यूजफुल वर्क, यहाँ से दिख रखा है। तो ये फॉर्मूला आ गया, व्हाट इज डेल्टा जी, माइनस टाइम ऑफ वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन, एन एफ ई। तो क्या हो गया, व्हाट इज डेल्टा जी, तो माइनस एन एफ ई। तो वर्क डन पता है तो उससे डेल्टा जी निकाल लेंगे, मान लीजिए इसको छठा फॉर्मूला कह देंगे, सब रिलेटेड है। डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा, माइनस मैक्सिमम वर्क डन, यानी ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सातवां, दैट इज माइनस एन एफ ई नॉट। और ये ई और ई नॉट के बारे में अभी तुरंत इधर ही आप
इस लेक्चर में, और जो तीसरा अब इसके बाद का लेक्चर आएगा, आप लोग समझ जाएंगे कि व्हाट इज हियर ई एंड ई नॉट। तो ये फॉर्मूले सीधे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, बड़ा आसानी से होगा। तो जस्ट आप फोकस करिएगा इस फॉर्मूले को भी याद करने में, धीरे धीरे टॉपिक क्या आएगा आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे आपने सोल्यूशन किया था बिल्कुल उसी तरह से आसानी से भी क्वेश्चन होगा, है ना। तो थोड़ा सा बस जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आपको फोकस करना। तो ये फॉर्मूला हो गया नंबर 7, याद करना। यहाँ तक क्लियर। तो मैं इतनी कहानी क्यों कर रहा था, क्योंकि अब इतनी बातें आ गई। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2303 आर टी लॉग क्यू, ही तो फॉर्मूला है। क्योंकि हमारा क्या था कि हाउ ई डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो इतनी बात मैं क्यों कह रहा था, इतनी बात बस इसी फॉर्मूले को फिर से मैं कर रहा हूँ। डेल्टा जी को मैं क्या लिख सकता हूँ ऊपर से बेटा, इक्वेशन 6 से आई कैन राइट एन एफ ई डेल्टा जी नॉट बेटा एन एफ ई नॉट प्लस 2303 आर टी लॉग क्यू। अच्छा, नॉट एन एफ ई माइनस एन एफ ई माइनस एन एफ ई नॉट, क्या लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से माइनस एन एफ से क्या कर दूँ मैं, डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। तो ये आपका इसका जो इस फॉर्मूले को मैं डिराइव करने के लिए पूरी कहानी इतनी बता रहा था, और इसमें से बहुत सारे जो थर्मोडायनामिक्स के टर्म है जिनको मैंने आपको कहा कि बेटा अभी याद कर लीजिए, और वो सारी चीज़ें वैसे भी डायरेक्टली जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे तो डायरेक्ट वो फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। बाकी समझने के लिए थर्मोडायनामिक्स चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये फॉर्मूला आ गया। तो वहाँ पर ई इक्वल टू ई नॉट, ये जो फॉर्मूला है इसी का नाम है बेटा, दैट फॉर्मूला, इसका जो नाम लिखा था नर्स्ट इक्वेशन। तो ये वही नर्स्ट इक्वेशन है जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरीके से, टी फॉर टेम्परेचर और क्यू क्या, बेसिकली क्यू, जो क्यू है वो क्या है, क्यू कुछ और नहीं है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का क्या है, कंसंट्रेशन है। तो यानी क्यू कंसंट्रेशन का टर्म है, तो टी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे कैसे ये डिपेंड करता, बाकी एफ आर ये सब तो कांस्टेंट क्वांटिटी, ई नॉट भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये फॉर्मूला है ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 2303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू, इसी को बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। कहीं कोई दिक्कत हो बताइए। और क्यू को क्या लिख सकते हैं बेटा, यानी कि इस फॉर्मूले को फाइनली और क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है, और क्यू को हम क्या लिख सकते हैं इसमें चाहे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, और ये छोटे छोटे फॉर्मूले जो अभी आपके आगे यूज होंगे। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड, हाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो अब वही सब टर्म्स यहाँ पर हैं। ई क्या है बेटा, इस फॉर्मूले में ई क्या है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन। ई नॉट क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन, अब वही बात कई बार आ गई, ई नॉट डेल्टा जी नॉट, तो नॉट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होती है, तो क्या होती है, तो अगर आयन का कंसंट्रेशन हो तो वो 1 मोलर लेना है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। प्रेशर ऑफ गैस क्या लेना है, 1 atm। तो जनरली 1 atm 1 बार दोनों है, बट हम लोग मोस्टली 1 atm लेकर चलते हैं, लगभग न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम होती है। तो आयन हो तो 1 मोलर, गैस हो तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है गैस की, प्रेशर क्या है 1 atm, और एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड क्या लेना है 1। एक्टिव मास मतलब एक तरह से कंसंट्रेशन ही समझिए। एक्टिव मास के बारे में केमिकल इक्विलिब्रियम में मोस्टली डिस्कशन किया जाता है। तो एक्टिव मास का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड क्या मानते हैं हम लोग, 1 मानते हैं। और चौथी चीज़ कि टेम्परेचर जो है, तो स्टैंडर्डली हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टेम्परेचर क्या करते हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस क्या करते हैं लेकर चलते हैं। जब यानी कि डिफ़ॉल्ट आपका क्या है कि अगर मेंशन न करे प्रॉब्लम में किस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, तो आप हमेशा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या मान के चलेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस में। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ओके।
अब इसमें फॉर्मूले में और क्या एक टर्म है, एन है। तो एन क्या है भाई, तो एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन या तो गेन हो रहा है या तो लॉस हो रहा है या उसी वो बोल रहे हैं ट्रांसफ़र। तो एन क्या है, नंबर ऑफ गेन, लॉस या ट्रांसफ़र। ठीक है ना। वही पी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये आर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आपका रिएक्टेंट। तो जैसा कि इस इक्वेशन में देखिए, अभी मैंने बोला कि 2.303 ये तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है 96,500, और टेम्परेचर को भी अब हम कांस्टेंट लेंगे। टेम्परेचर को जनरली क्या लेकर चलना है फॉर्मूले में, 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ सिर्फ एन एक वेरिएबल होगा, तो इसको क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम एट 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इस चीज़ को अगर मैं 2.303 RT अपॉन एफ को अगर वैल्यू पुट करूँगी, 2.303 आर की वैल्यू कितना लेना बेटा, जूल में 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, और फैराडे कितना 96,500 कूलम। सब ऐसा यूनिट लेनी है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आती है अब करने के बाद से 0.059। ठीक है ना। तो यानी कि अब फॉर्मूला कह सकते हैं, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ, है ना, क्यू को मैं कह सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये कब है बेटा, एट 25 डिग्री सेल्सियस। और ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो डिफ़ॉल्ट क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पे ही होते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ये फॉर्मूला है। अन्यथा टेम्परेचर अगर वेरिएबल रखना है तो वो फॉर्मूला क्या है, ये है। बट जितने भी क्वेश्चन IIT में अभी तक जो भी पूछे गए सब 25 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड कंडीशन ही हमारी क्या है, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक क्लियर। तो ये फॉर्मूला है। अब इसमें मुझे एन की वैल्यू पता हो, ई नॉट की वैल्यू पता हो, आर की वैल्यू पता हो, पी की वैल्यू पता हो, तो बेटा ई तो निकल जाएगा ना। तो इस तरह से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा जो धीरे धीरे आपको और बेटर समझ में आएगा। अब इसमें देखिए एक ग्राफ भी पूछा जा चुका है इस तरह का IIT में। तो ई वाई एक्सिस पर है और लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ये आपका क्या एक्स एक्सिस पर है। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो भाई जीरो करेंगे, अगर एक्स की वैल्यू जीरो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट, स्लोप निगेटिव, एन तो पॉजिटिव ही होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव होगा नहीं, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप है, ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। और जो इसका स्लोप होगा, नहीं थीटा एंगल है, तो जो स्लोप होगा जो क्या कहेंगे tan थीटा या m, वो कितना होगा, तो यहाँ स्लोप क्या है, इट इज़ माइनस 0.059/n। तो ऐसे पूछेगा कि भाई इस ग्राफ में क्या है, लीनियर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो आप बोलेंगे सर इट इज़ लीनियर डिक्रीजिंग। वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होती है, वाई एक्सिस वाली तो ई नॉट होती है, पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप तो नेगेटिव स्लोप होता है, स्लोप की वैल्यू कितनी होती है, तो माइनस 0.059/n। ओके, तो इसका इसी का नाम है नर्स्ट इक्वेशन। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, अभी फॉर्मूला वॉर्मूला सब आपको, अभी जो पहले 2 लेक्चर जो थे सब थ्योरेटिकल पार्ट के थे, तो इनको पूरा आपको याद करना है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ याद करना है। थर्मोडायनेमिक्स जो पार्ट है, जो थर्मोडायनेमिक्स के चीज़ें जो पार्ट हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, तो वहाँ से वो समझने वाली चीज़ें हैं, उस वैसे भी उन फॉर्मूलों को आपको डायरेक्ट याद ही करना है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो नर्स्ट इक्वेशन लिख कर आई है, तो नोट करके जो इम्पोर्टेंट बात है कि दिस नर्स्ट इक्वेशन कैन बी applicable for complete cell as well as cathode, half cell or anode, half cell, है ना। तो ये जो नर्स्ट इक्वेशन है वो एनोड हाफ सेल जो आधा सेल होता है या कैथोड हाफ सेल इन पर भी लगेगा, या इन दोनों सेल को जोड़कर जो कंप्लीट सेल बनेगा। तो इन तीनों पर क्या है, ये नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई होता है
ठीक है ना। कैसे अप्लाई होता है ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और बेटा यही चीज़ जो हो गया और बहुत आसान सी चीज़ है, तो गैल्वेनिक पार्ट आपका ख़त्म हो जाएगा, जो कि इस चैप्टर का 50% क्या है वेटेज रखता है। तो यही कॉन्सेप्ट, ये जो दो लेक्चर 1 और 2 की जो थ्योरी बनाई गई है, खासकर आज की जो थ्योरी है, इसी से रिलेटेड क्या है 50% आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चीज़ों को बहुत ही सिंसियरली करिएगा, है ना। जो याद करने वाली चीज़ है उनको याद कर लीजिएगा जो मैंने बोला है, और जो समझने वाली चीज़ यहाँ पर हैं उनको आप लोग समझ में लीजिएगा। ठीक है।